नमस्कार दोस्तों, सीक्रेट्स ऑफ एस्ट्रोलॉजी के इस पॉडकास्ट में आपका स्वागत है। जैसा आप जानते हैं, हमारे साथ इस एक मनीषी और एक विद्वत एस्ट्रोलॉजर श्री रमेश भाई गांवकर जी जुड़े हैं। अभी हमने पूर्व चर्चा में आपसे हाउ टू स्टार्ट योर जर्नी इन एस्ट्रोलॉजी, जिसमें इन्होंने अपना वृत्तांत भी कहा, कुछ प्रश्न उठाए। बड़े नुकीले प्रश्न थे जिन पे हम देखते हैं कि बड़ी तीखी बात भी होती है, लेकिन तीखी बात में जो व्यक्ति फैक्ट्स के साथ बात करे, जो ओपिनियन से बात ना करे, तो ये चर्चा में आदरणीय भाई गांवकर साहब फैक्ट्स पे ही बात कर रहे होंगे। इसे आपको अपनाना है, समझना है, तो इसके लिए आप वर्क करना पड़ेगा। लेकिन जिस तरीके से मैं फलित की बात पूरी चर्चा में करके आया कि जब ग्रह भाव राशि, उसमें भी हम अगर पाश्चात्य या जितनी भी पद्धतियों पे हम बात करें जिसमें हाउस डिवीजन से बात है, आदरणीय दादा का काफी अच्छा भाव कस्प पर और डिफरेंट जो सिस्टम है, प्रेसिडेंस, सेमी प्रेसिडेंस जो भी है, उस पर काफी बड़ा एक लेख भी बीच में पब्लिश हुआ है। मैं उसे विस्तार तो नहीं दूंगा, लेकिन मैं ये कहूंगा कि अगर मैं भाव मध्य को मानता हूँ और कोई पद्धति भाव आरंभ को मानती है, तो इसके पीछे एक आउट ऑफ स्कूल हो सकता है, तो जिस पर यहाँ कोई प्रश्न नहीं है कि हम उस पर कोई एक लंबी चर्चा करें। ये एक मॉडलिंग है जिस मॉडलिंग पे हम जा रहे हैं। दोनों मॉडलिंग में रिजल्ट्स मिलते हैं क्योंकि दोनों के एप्लीकेशंस पार्ट भी अलग है। लेकिन अगर हम इस तरीके से बात करके आए कि फलित करता, तो हॉरोस्कोप में ग्रहों की पोजीशन और एक बेसिक मैथमेटिक्स उनके डिविजन्स पे काम कर लेता है, जिसमें बेसिक अरिथमेटिक है हमारा। उसके बाद हमें उस लक्ष्य पे जाने की जरूरत नहीं पड़ती जिसमें हम उसमें उस जगह पहुंचे जहां हम पंचांग के स्पेशल मैथमेटिक्स की बात कर रहे हो, एस्ट्रोनॉमी को हम जान रहे हो, वो एक विशेषज्ञता हो जाती है। लेकिन जब बात आती है संहिता में जाने के लिए, संहिता यानी जो सृष्टि में है उन घटनाओं को समझने के लिए या उनको फोरकास्ट करने के लिए, अब हम इन तीनों अवयवों में 5 अंग जोड़ते हैं, पंचांग और ये 3 अवयव फलित के मिलकर संहिता का निर्माण करते हैं। लेकिन इसमें भी तीखे प्रश्न हैं, तीखी बातें हैं। दादा से ये तीखा प्रश्न मैं पूछ रहा हूं, दादा उसका स्पष्ट जवाब देंगे कि अगर मैं फलित शास्त्र में एक अपने मॉडल को मान रहा हूं कि मैं भाव मध्य के साथ में इक्वल हाउस डिवीजन से, और जो पोजीशन मुझे मैथ्स ने दे दी है गणित के पार्ट में, उसमें अयनाश का निर्णय, अयनाश का जो मैं कहता हूँ टसल है, जो विवाद है, वो मेरे एंड पे नहीं है। मैं जिसमें कंफर्टेबल हूँ, जिसमें मुझे लगा कि मैं अच्छे रिजल्ट्स ले रहा हूँ, मैंने उसे अपना लिया। लेकिन जब मैं संहिता की बात करता हूँ, तो पंचांग को अपनी जो प्रिसाइजनेस है उसे भी निभाना पड़ेगा। इसमें कुछ ना कुछ जो नए शोध हैं या नई बातें हैं या कुछ चीजें जिन पे हमें विचार करना चाहिए, इन सारी बातों को जो कह सकते हैं देश में, वो हैं श्री रमेश भाई गांवकर जी। तो दादा, आपसे अब मैं जानना चाहता हूँ कि अगर मैं संहिता की बात करता हूँ, जो बड़ा एक कहता हूँ बड़ा एसेंशियल अवयव है एस्ट्रोलॉजी का, क्योंकि जब आप सब कुछ देखना जानते हैं, ज्योतिष हैं आप, तो आप नेटल से निकल के, जातक से निकल के फिर षष्ठी के आसपास क्यों नहीं आते, जहाँ फसलों पे, जहाँ मौसम पे कर सकें। तो अब आपसे सीधा प्रश्न, तीखा प्रश्न ये है कि पंचांग का जो निर्माण हो रहा है या होना चाहिए, उसमें आप क्या देखते हैं, और आपके मन की जो व्यथा है उससे भी आप खुल के कह सकते हैं, आदरणीय दादा। नमस्कार अनुपम जी, आपने बहुत अच्छा पंचांग, अच्छा विषय आज छेड़ा है कि पंचांग। ये बात सही है कि ज्योतिषी अगर कोई है तो उसे सबसे पहले पंचांग हाथ में लेना पड़ता है। एक वो है शीघ्र बोध रट लिया, पंचांग पकड़ा हाथ में सर्वज्ञ हो गए। मतलब एक शीघ्र बोध छोटी सी पुस्तक है ज्योतिष की, आपने भी देखी होगी। उसको अगर रट लिया, हालांकि उसमें कुछ नहीं है, बिल्कुल प्रारंभिक ज्ञान है, और पंचांग है, तो आदमी पंचांग अगर आपने पकड़ लिया तो ज्योतिषी हो गए, ऐसा पुराने काल में कहा जाता था। लेकिन उस काल में पंचांग को पढ़ना ये एक अपने आप में अनूठी बात होती थी। पंचांग मतलब ज्योतिष का सिद्धांत खंड पूरा इसमें
आता है। सिद्धांत खंड आने से यह है कि गणित पूरा, जिससे हम लग्न निकालना, भाव स्पष्ट करना, ग्रह स्पष्ट करना, ये सब चीजें धीरे धीरे आगे मददगार उसमें होती हैं। ये सारी चीजें पंचांग में ही निहित होती हैं। अगर किसी ज्योतिषी के पास पंचांग नहीं है और वो सिद्धांत खंड में पारंगत नहीं है, पारंगत भी होगा और पंचांग निर्माण का ज्ञान उसे नहीं है, तो वो जन्म पत्रिका नहीं बना सकता। तो पंचांग की बात करते हैं अपन। पंचांग मुख्यतः 5 अंगों से मिलकर बनता है, ऐसा कहते हैं। हालांकि ये बात कहाँ तक सत्य है ये मैं नहीं कहता, क्योंकि इसमें इसके अलावा बहुत सारी चीजें होती हैं। तिथिवार नक्षत्र 3 हो गए, और योग और करण, ऐसे इसके मुख्य 5 अंग हैं। ये तो है ही है, इसके अलावा पाक्षिक ग्रह स्पष्ट या साप्ताहिक ग्रह स्पष्ट, फिर दशम भाव सारिणी, लग्न सारिणी, बहुत सारी चीजें जो हैं ये इसमें, मुहूर्त, ये सब चीजें रहती हैं। सबसे पहले लोकमान्य तिलक जी ने अपने ग्रंथ द ओरायन, मृगशीर्ष करके जो उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने लिखा है कि उस काल में एक्चुअली में पंचांग बनाने का उद्देश्य जो था, कालगणना तो था ही, साथ में अपने शुभ कार्य या कोई हवन या कोई उनका अनुष्ठान करने के लिए उन्होंने इसका निर्माण किया था। बाकी इसका कोई भी औचित्य नहीं था। आज के दिन में उसके बाद धीरे धीरे इसको त्योहारों के साथ जोड़ दिया गया। त्योहारों के साथ, आज के साथ जो खगोलीय घटनाएं हैं उनको भी इसके साथ जोड़ देते हैं, जबकि उसकी आवश्यकता नहीं है। जैसे मैं आपको अभी की उदाहरण बताऊं, कोई भी एकादशी आती है या कोई पूर्णिमा आती है या कोई रामनवमी आती है, कोई त्योहार, तो ये लोग बोलते हैं, साधारणतः आपने भी सुना होगा कि यूट्यूब पे और इस पे बहुत प्रचार होता है कि ये सब त्रिपुष्कर योग में बनेगी, ये सर्वार्थ सिद्धि योग में बनेगी। रामनवमी अगर सर्वार्थ सिद्धि योग में बनेगी तो क्या फर्क पड़ेगा? सर्वार्थ सिद्धि योग तो आपको उस काम के लिए चाहिए, अगर आपका कोई व्यक्तिगत कार्य है जिसे आप पूर्ण करने जा रहे हैं, वो अगर सर्वार्थ सिद्धि योग में होगा या अमृत सिद्धि योग में होगा तो वो परिपूर्ण तरीके से होगा। उसके किसी त्योहार के लिए दिवाली अगर सर्वार्थ सिद्धि में बनेगी तो सर्वार्थ सिद्धि, दिवाली में तो कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो ये सब चीजें जो परिवर्तित आज के जमाने में आ गई हैं, इन्हीं का अपन धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए अध्ययन करेंगे। तो पंचांग की 5 बातें मैंने आपको बताई। अब मैं आपको पंचांग के प्रकार बताता हूं। भारत में बहुत सारे पंचांग बनते हैं, आपने भी देखे होंगे और जनता ने भी देखे होंगे, और जनता के हाथ में जो प्रयोग करती है उस पंचांग का, तो उन्हें भी आइडिया होगा। हर ज्योतिषी को पंचांग का आइडिया होता है। मैं यहाँ एक डिस्क्लेमर दे रहा हूँ कि यह चर्चा पूरी तरीके से एकेडमिक है। यहाँ ना हम किसी पंचांग को प्रमोट कर रहे हैं, ना हम किसी को डिमोट कर रहे हैं। ये तीखी बात है जिसमें स्पष्ट बात नहीं ज्यादा हमसे कह रहे हैं। दैट वाज अ डिस्क्लेमर फ्रॉम आवर साइड। मेरा भी ऐसा कोई आशय नहीं है कि किसी का दिल दुखाऊं, लेकिन पंचांग के साथ जो व्यथा है, और मैं राजस्थान पंचांग महासभा का सदस्य हूं। हालांकि पंचांग मैं बनाता नहीं हूं, मैं निकालता नहीं हूं, लेकिन पंचांग मुझे समझ में आता है। तो उन्होंने मुझे, केवल पंचांगकर्ताओं की सभा है वो, लेकिन उसका उन्होंने मुझे सदस्य रखा है। तो मैं पंचांग के लिए आपको बता रहा था कि विभिन्न पंचांग आपने देखा होगा, काशी पंचांग है, निर्णय सागर पंचांग है, पुष्पांजलि पंचांग है, और मेवाड़ पंचांग है, आर्यभट्ट पंचांग है। बहुत सारे पंचांगों की कोई कमी नहीं है।
लेकिन इन सब में सब की गणना में फर्क है। फर्क क्यों है? अगर आप उनसे कहें तो वो इसे मानने के लिए वो नहीं होते। पुराने काल में सर्वप्रथम जो पंचांग का काल निकला था वो निकला था, पंचांग के लिए उन्होंने ग्रह लाघव काल में लगध मुनि ने पंचांग के लिए लोगों को, चूंकि अब हर कोई ग्रह स्पष्ट तो नहीं कर पाता था, तो उन्होंने सारिणियां बना के दे दी थी। कुछ करण ग्रंथ बना दिए थे, कुछ अहरगंड से बना दिए थे। अहरगंड मतलब युग से, करण मतलब उस पर्टिकुलर कुछ शताब्दी से, उस तरह से ग्रंथ बना दिए थे। तो लगध मुनि ने वो सारिणियां बहुत सारी बना दी थी ग्रह लाघव की। तो वो ग्रह लाघव की जो सारिणी है, इसको अपन करने से पहले थोड़ा सा बात कर लेंगे कि पंचांग का गणित जो है वो ग्रह लाघवीय गणित, मकरंदी गणित, केतकी गणित और दृश्य गणित, आज के वर्तमान में इतने गणित तो चल ही रहे हैं और इन्हीं के आधार पर वो पंचांग का निर्माण हो रहा है। तो ग्रह लाघव में उन्होंने जो सारिणियां बना दी थी उसमें भी उन्होंने वर्णन स्पष्ट लिखा है कि 500 वर्षों के बाद इसमें सुधार की आवश्यकता है। लेकिन आज भी ग्रह लाघव के हिसाब से पंचांग बनते चले आ रहे हैं। और इसका एक उदाहरण मैं आपको बता रहा हूँ। गणेश आपा पंचांग आता है, बनारस काशी हिंदू विश्वविद्यालय से निकलने वाला काशी पंचांग जो आता है, ये सब ग्रह लाघव पंचांग है। ग्रह लाघव पंचांग के बाद अब अपन बात करते हैं मकरंदी की। उसमें कुछ लोगों ने नाम नहीं याद आ रहा, मकरंद जी किसके पुत्र थे? मकरंदी, उन्होंने उसमें संशोधन किया था थोड़ा सा गणित में। उसके बाद केतकी आया। केतकी में वेंकटेश बापूजी केतकर, ये नाम ज्योतिषी लोगों ने सुना ही होगा, जिन्हें पंचांग करता है कम से कम उन लोगों ने तो सुना ही होगा कि उन्होंने करण ग्रंथ बनाकर इसको बिल्कुल गणित को शुद्ध कर दिया था। फिर भी उन्होंने बोला था कि इसके बाद भी इसमें सुधार की आवश्यकता रहेगी। लेकिन विज्ञान के बढ़ते और वर्तमान में जो बहुत सारे उपकरण वगैरह आ गए, पुराने काल में उपकरण नहीं थे तो वो लोग स्फेरिकल ट्रिग्नोमेट्री के हिसाब से ही करते थे। आज तो इतने उपकरण है कि आप डायरेक्ट आकाश में देख सकते हैं। तो उसको लेकर जो गणित आया है वो दृश्य गणित आया है। तो इसमें हालांकि फर्क जो हमारे पूर्वजों ने ग्रह लाघव में किया था वो गणित और दृश्य गणित, इनमें कुछ दशमलवों में ही फर्क है, मूल अंक में कहीं फर्क नहीं है, वो पूरा का पूरा वैसे ही है। लेकिन पृथ्वी की गति में परिवर्तन होने की वजह से ये सब परिवर्तन आवश्यक है। आपने देखा होगा कैलेंडर में भी पीछे 1527 में, 1752 में 8-8, 10-10 दिन का कैलेंडर में भी कमी की गई थी केवल इसी एडजस्टमेंट्स की वजह से। और आज भी हम जो समय का निर्धारण करते हुए काल का एडजस्टमेंट करते हैं वो भी या तो अधिक मास से करते हैं, और ग्रेगोरियन कैलेंडर में अगर करते हैं तो 4 साल में लीप ईयर बना के करते हैं। इस तरह का जो काल निर्णय की पद्धति पंचांग में बनी है, ये सब पंचांग अब निर्णय करने से सबका गणित एक ही आना चाहिए। मैं यहाँ आपको रोकना चाहूंगा। आपने कैलेंडर की बात की तो नॉर्मली जो भी जिज्ञासु वो देखता है कि 2 तरीके के कैलेंडर प्रकार प्रचलित हैं हमारे यहाँ। आपने जॉर्जियन का, एक अन्य भी है, तो थोड़ा सा इसमें एक संक्षिप्त प्रकाश डाल सकते हैं आपकी दोनों चीजें क्या है? ग्रेगोरियन कैलेंडर और दूसरा जो है आप प्रयुक्त में नाम भूल रहा हूँ उसका मैं, जूलियस सीजर वाला है। जूलियस सीजर तो बंद हो गया सर।
जूलियस सीजर का जो कैलेंडर है वो बंद हो गया, उसको पोप ग्रिगोरियन ने लेके उसको करेक्शन करके सही कर दिया है। जूलियस सीजर बंद हो गया है, ग्रिगोरियन कैलेंडर चल रहा है और अपने भारतीय पंचांग का कैलेंडर चल रहा है। तो ये आपने बड़ा अच्छा जानकारी दिया हम लोगों को, है ना। ग्रिगोरियन कैलेंडर तो खैर ठीक है। अब चूंकि ग्रिगोरियन कैलेंडर हमारे जहन में इतना घुस चुका है कि हम हमारा भारतीय कैलेंडर या पंचांग जो है भूल गए। शायद जैसे मैं अगर दर्शकों से प्रश्न करना चाहूं कि आपको आपकी जन्म तारीख मालूम है, तो कोई भी बता देगा कि 15 जनवरी 1998। लेकिन अगर वही मैं उससे पूछूं कि आपकी जन्म तिथि क्या है, तो वो शायद नहीं बता पाएगा। उसे नहीं याद होगा कि भाद्रपद शुक्ल पंचमी होगी या कार्तिक शुक्ल अष्टमी होगी, ऐसे नहीं बता पाएगा वो। तो क्योंकि हम इसमें को हमने अपनी परंपरा को छोड़ दिया है। चलिए मूल विषय पर आते हैं कि पंचांग गणित की बात अपन कर रहे थे। तो जो 4 गणित मैंने आपको बताए हैं, सर्वशुद्ध जो है वो आज की तारीख में दृश्य गणित है। कुछ पंचांगों ने इसे अपना लिया है, तो इससे बराबर सारी गणना शुद्ध आती है। अब एक पंचांग शहर में जो बनता है वो पर्टिकुलर लेटीट्यूड के लिए बनता है। मतलब हम एक ही पंचांग सारी जगह उपयोग नहीं कर सकते। तो उसका कारण है कि पंचांग में सूर्योदय दिया रहता है, दिनमान दिया रहता है। सूर्योदय तिनसुकिया से लेके कच्छ तक अगर आप देखेंगे तो लगभग 1.5 घंटे का सूर्योदय में मार्जिन का फर्क आ जाता है। ऐसी स्थिति में पंचांग जो तिनसुकिया के लिए बना है, असम के लिए बना है, वो यहाँ के लिए उपयोग में नहीं हो सकता। ठीक है ना। अब ऐसी कंडीशन में गणित हमारा गड़बड़ाता है, क्योंकि एक या तो सारे पंचांग जो पंचांग के लिए पंचांग कमेटी जो एक बनी थी 1952 में, कैलेंड्रिकल रिफॉर्म कमेटी के नाम से बनी थी। उसके चीफ चेयरमैन जो थे वो NC लाहिरी जी, मेघनाथ शाह जी, इसरो के चेयरमैन, ये लोग रहे थे, इन्होंने की थी। अब ये अपन इसकी बात तब करेंगे जब अयनाश की बात करेंगे, बाकी क्योंकि अपन अभी यहाँ से भटक जाएंगे। तो उस कैलेंड्रिकल कमेटी में उन्होंने बताया था कि पंचांगों में आप एक रूपता लाइए, और एक रूपता लाने के लिए आप इसको सीधी सीधी एक किसी अक्षांश पर या पलभा पर, अक्षांश का जो पंचांग में परिवर्तित रूप होता है उसे पलभा हम बोलते हैं। ठीक है ना। तो किसी पर्टिकुलर अक्षांश पे जिसपे हमने स्टैंडर्ड मेरिडियन बनाया है 82 डिग्री 30 मिनट्स का, जो इंडिया के लिए बनाया है, केवल सारे पंचांग इसी के लिए बनाए और इसी के लिए लागू करें, ऐसा उसमें बहुत सारे प्रोविजंस भी उन्होंने दिए थे, लेकिन उसे कहीं कुछ मान्यता नहीं मिली। और हर पंचांगकर्ता अपने क्षेत्र के लिए, उस समय जब डायनेस्टी चलती थी, राजा की चलती थी, तो राजा का जितना राज्य होता था उतनी डायनेस्टी में उसका पंचांग चलता था। पारदर्शिता नहीं होती थी कि वहां का पंचांग दक्षिण भारत का पंचांग बना हुआ उत्तर भारत में आ जाए और उत्तर भारत का पंचांग दक्षिण भारत में चला जाए। तो सही और इस वजह से तो सही क्या कहा आपने? आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। अगर ऐसा न होने की वजह से क्या होता था कि कौन सा त्योहार कब मनेगा, जो जिस पंचांग में दिया है वो उसी त्योहार पे मन जाता था। आज पारदर्शिता इतनी बढ़ गई है कि वहां का पंचांग यहाँ तक आ जाता है, यहाँ का पंचांग वहां आ जाता है। तो वहां अगर कोई तिथि समाप्ति काला लगा रहा है और यहाँ तिथि समाप्ति काला लगा रहा है, तो वो तिथि दूसरे दिन भी हो सकती है या वो त्योहार दूसरे दिन बन सकता है। इसको भी अपन विस्तृत चर्चा बाद में करेंगे कि दो त्योहार कैसे बनते हैं।
ये जो आपने अपनी बेबाक राय और एक फैक्ट बेस्ड राय दी आपने, इसमें पूरा पक्ष फलित से हट करके गणितीय पक्ष में, यानी हमने पंचांग का उदाहरण इसलिए लिया कि संहिता खंड बड़ा विशिष्ट है, जिसमें यवन भाव में हम रामहीर का भी नाम देखते हैं, जिसमें बृहद जातक बड़ा ग्रंथ है, लेकिन मैं भद्रभाव संहिता को उससे बड़ा ग्रंथ मानता हूँ। हाँ, तो भद्रभाव संहिता है ना सर। जी, तो मेरा मानना ये है कि तो ये जो फलित में जो अपने चैलेंजेस हैं, हम उनकी बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ पर डायग्नोसिस के लेवल में सर उसको अब यहाँ तो करेंगे तो अपन कहीं के क्लासिक, कहीं चले जाएंगे वो सर, क्लासिक है। विषय से भी भटक लेंगे। हाँ, लेकिन जो मेरा मानना है कि हम जैसे आपके साथ तीखी बात नहीं है इस समय, कि जो गणितीय पक्ष है उसमें भी काफी सारे चैलेंजेस हैं, और आपके वाक्य में आपने कहा था कि इसमें यूनिफॉर्मेशन होना चाहिए, और इसमें 500 साल में सुधार या अन्य जो भी चीजें रही हो, मकर संक्रांति की बात हो, युक्तेश्वर गिरी जी के भी अपने इसमें जो कोट हो, तो कहने का तात्पर्य यह है कि यह अभी भी एक ऐसा फील्ड है जिसमें एक बताना आगे बड़ा आवश्यक है, जिससे कई सारी चीजों पे हम स्पेशली अगर फसल देखना चाह रहे हैं या और भी अन्य चीजें देखना चाह रहे हैं, जिसमें दादा के हिसाब से जो कहा है, स्पेशली मुहूर्त खंड यानी पॉइंट ऑफ इनिशिएशन, ये एस्ट्रोलॉजी भी पॉइंट ऑफ इनिशिएशन है, आपका जन्म भी एक इनिशिएशन है, घटना का इनिशिएशन ही मुहूर्त है। इस पर आपने अपनी बड़ी बेबाक राय योगों के हिसाब से रखी, और मैं ये कहूंगा कि इस पे और आगे भी आपसे बात करते हैं, लेकिन अब हम अगले अंक में आपसे जुड़ते हैं, जिसमें हम समझे, अभी तो अब बहुत आधा रह गया, इसमें बहुत सारी बातें बाकी हैं। इसको मैं अगले अंक में विराम देकर के यहाँ से अगले अंक में आपके साथ में पंचांग पार्ट 2 में ले जाना चाहूंगा, और हम अगली चर्चा में ये तो चलते अभी तो हैं। जरा सा बहुत बृहद विषय है ये। क्या है कि अभी पंचांग पर अपन बेसिकली कटाक्ष तो तक पहुंच ही नहीं पाए, क्योंकि पंचांग की जो गणना है वो सारी सायन होती है, निर्यन कोई गणना होती ही नहीं है। तो मैं ये चाहूंगा कि हम आगे अगले अंक में आपसे मिलते हैं, और हम सायन निर्यन को समझ करके पंचांग के पार्ट 2 में आपकी सारी जो एक हम कह सकते हैं कि जो आपके अंतर्मन में जो था है कि जो सत्य के पास जाना चाहिए चीजें, अंतर्मन में व्यथा नहीं है सर, मेरा कहना केवल यह है कि अगर इसमें एक रूपता आ जाए तो कम से कम जनता का विश्वास तो बैठेगा इस विधा पर। तथा एक बुद्धिमान व्यक्ति की इसलिए भी हो सकती है कि वो असत्य को दूर करके एक सत्य को स्थापित भी करना चाहता है कि ये चीज होना चाहिए, जिसमें उसका खुद का कोई हित नहीं है, और एक जो शास्त्रोक्त चीज है उसे वो स्टैब्लिश करना चाह रहा है। तो जल्दी ही आपसे अगले में जुड़ रहे हैं, जिसमें हम टॉपिकल और जो साइड्रियल है यानी सायन निर्यन पे बात करेंगे, और पंचांग के जो अधूरा हमारा बात छूटा है उस पर पूरी आपकी राय लेंगे। तो आपसे मिलता हूँ जल्द ही अगले अंक में, जिस पर हम टॉपिकल साइड्रियल पे बात करके पंचांग के पार्ट 2 पे आपसे चर्चा कर रहे होंगे। धन्यवाद।